स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सबसे पहले आप सब लोगों को 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आपका 2024 बहुत ही अच्छा रहे और 2023 में आपने जो भी छोटे मोटे मिस्टेक किया है उसको आप रिपीट नहीं करें और 2024 को अच्छा करें, क्योंकि हर बार मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपका जो है हर दिन शुभ हो। ठीक है, आप जब जागिए तब सवेरा। तो 2024 आपका शुरू हो चुका है और साथ ही साथ आपके जागने का भी टाइम हो चुका है। तो अगर अभी तक कुछ लोग अगर नहीं जागे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, आपके पास टाइम थोड़ा कम है। बट आप चाहो तो अभी से भी मेहनत करो तो अच्छा कर सकते हो। ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, तो हमें उनको याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है आप उसको अच्छा कर सकते हो। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। अधिकतर स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है, उसको सब कुछ चाहिए, लेकिन उस सब कुछ के चक्कर में जो उसे मिलता है उसे वो खो देता है। तो प्लीज़, आपको जो मिल रहा है आप उसका रेस्पेक्ट कीजिए, उसकी कदर कीजिए और उस पर मेहनत कीजिए। हो सकता है कि मैं जो आपको दे रहा हूँ, अगर आप इस पर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक ना? आई होप सो। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है साउंड। साउंड में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसके जो सेकेंड पार्ट चल रहा था, उसमें हम लोग नेचुरल वाइब्रेशंस, फोर्स्ड वाइब्रेशंस और डैम वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में रेजोनेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। अब जो रेजोनेंस से क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं उसको पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले रेजोनेंस का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि रेजोनेंस का डेफिनेशंस हैं, रेजोनेंस से रिलेटेड आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आपको समझना है। उसके बाद आपके इसमें 3 एक्सपेरिमेंट है जो रेजोनेंस पर बेस्ड है। सबसे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका है पेंडुलम पर बेस्ड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट आपका ट्यूनिंग फॉर्क पर बेस्ड है और थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका एयर कॉलम पर बेस्ड है। ऑर्डर आपका जो है वो डिफरेंट मैंने बोल दिया है, बट आपका एक्सपेरिमेंट मैंने सही बोला है। ठीक ना? ओके। अच्छा, उसके बाद आपका इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं जो कि आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है। ओके। आपके मन में एक विचार जरूर आ रहा होगा या आया अगर है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। आपका ये जो मैं नोट्स देता हूँ ये आपके मैक्सिमम बुक का ही होता है। बट देखिए, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे बुक खुद से पढ़ते हैं तो वो उतना उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन जब उसी बुक को टीचर पढ़ाता है अच्छे अपने तरीके से तो बच्चे को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपका मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पर ये नहीं दिखना है कि सब कुछ बुक का ही है। आपको ये दिखना है कि बुक के ही चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक ना? अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो है बुक में भी अंडरलाइन करके नंबरिंग दे करके अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक ना? क्योंकि रास्ते आपके पास बहुत हैं। आप जब जागो तब सवेरा। आप जब सोचिए कि हम मुझे अच्छा करना है तो आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक ना? तो आपके दिमाग में कुछ गलत फहमी नहीं रहे, इसलिए मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। ओके। चलिए, तो इसके बावजूद भी किसी को अगर स्किप करना है या नहीं देखना है तो उनकी मर्जी है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे देखना चाहते हैं वो जरूर चीज़ों को देखिए और थोड़ा बहुत अगर बैकग्राउंड आवाज़ वगैरह आए तो उसे इग्नोर कीजिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन का स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशल केस इसलिए बोला गया क्योंकि हम लोग को यहाँ पर रेजोनेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आपके डेली लाइफ में रेजोनेंस का क्या एप्लीकेशंस है वो देखेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जो कि रेजोनेंस पर बेस्ड होता है। और ये स्पेशल केस इसलिए आने वाला है क्योंकि यहाँ पर एक जगह ये होगा कि जो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपके पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर होने जा रहा है। ठीक ना? तो चलिए समझते हैं जरा ध्यान से। तो रेजोनेंस क्या है, फोर्स वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज रेजोनेंस या डिफाइन रेजोनेंस। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे उसको पहले समझ लीजिए।
When frequency of the externally applied periodic force on a body is equal to its natural frequency, the body readily begins to vibrate with an increased amplitude. This phenomenon is known as resonance. इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आपका एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स यानी किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाया जा रहा है ना, जो हमने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स का फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो उस केस में जो बॉडी है वो ग्रेट एम्पलीट्यूड यानी इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू करता है। उस फेनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो फिर से समझिए रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस जो है, आप देखिए, जब आपका किसी बॉडी पर हमने जो पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया, उसका फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी है वो ग्रेट एम्पलीट्यूड यानी कि इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना है ना, उसे बोलते हैं, उस फेनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस। समझ में आ गया। तो रेजोनेंस फेनोमेनन एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द वाइब्रेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड रेजोनेंट वाइब्रेशंस। तो अगर आपसे आता है व्हाट आर रेजोनेंट वाइब्रेशंस, तो आप क्या लिखोगे, जो जिस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा बड़ा हो, लार्ज हो, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंट वाइब्रेशन। लेकिन एग्जाम में आपको रेजोनेंट वाइब्रेशन भी लिखने के लिए आए तो सिर्फ आप ये लाइन लिख के छोड़ मत देना, आपको ये बातें भी लिखना है। समझ रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रेजोनेंस का डेफिनेशन लिखना है। सिर्फ डिफाइन रेजोनेंस है तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशन आए तो आपको ये भी लिखना और ये भी लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप ये लिख दीजिएगा तो उसके अनुसार आपको मार्क्स कुछ खास नहीं मिलने वाला है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे आते हैं। द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्सेस। इसका मतलब ये कि रेजोनेंस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। हमने इसको रेजिस्टिव फोर्स भी बोला था, ठीक ना। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इफ n इक्वल टू f, resonance takes place and its amplitude is large, f equal to natural frequency and n equal to periodic force frequency। यानी कि जब आपका n बराबर f हो तो रेजोनेंस इसमें होगा, और इस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा वो काफी ज्यादा लार्ज होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि n बराबर f दे दे, n ग्रेटर देन f दे दे, n लेस देन f दे दे, और बोल इसमें से किस में रेजोनेंस पॉसिबल है, तो आप क्या लिख के आओगे, n बराबर f। जब n बराबर f होगा तभी रेजोनेंस होगा और एम्पलीट्यूड इसमें काफी ज्यादा लार्ज होगा। तो n इक्वल टू f पर रेजोनेंस टेक्स प्लेस होता है और एम्पलीट्यूड लार्ज। ये दो क्वेश्चन आपको बन सकता है, एक रेजोनेंस पूछा जा सकता है और एक आपका एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है। जहां पर n जो था वो पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी था और जो f है वो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट समझा दिया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ n नॉट इक्वल टू f, नो रेजोनेंस टेक्स प्लेस एंड बॉडी विल एग्जीक्यूट ओनली फोर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। लेकिन जब आपका n इक्वल टू f नहीं है, यानी n ग्रेटर देन f है या n लेस देन f है, तो उस केस में क्या होगा, आपका रेजोनेंस नहीं होगा। इसीलिए स्पेशल केस बोला गया रेजोनेंस को, ठीक ना। अच्छा, उस केस में बॉडी में केवल फोर्स वाइब्रेशन होगा जिसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा कम होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या है। Resonance occurs only when the applied force causes force vibration in the body and the frequency of the applied force is exactly equal to the natural frequency of the vibrating body। यानी कि रेजोनेंस आपका केवल तब होता है जब अप्लाइड फोर्स का जो है ना, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाए, आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तभी आपका रेजोनेंस होगा। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था n बराबर f, ये n बराबर f यही तो है कि जब आपके पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तभी आपका रेजोनेंस होता है। समझ में आ गया। तो रेजोनेंस का कंडीशन लिखने के लिए आएगा तब ये जरूर लिखोगे, रेजोनेंस अकर ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आते हैं, at resonance a loud sound is heard because the body vibrating with a very large amplitude sends forth a large amount of energy in the medium। रेजोनेंस में क्या होगा, काफी ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देगा। लाउड साउंड सुनाई क्यों देता है, क्योंकि जो बॉडी वाइब्रेट करता है ना वो काफी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, और जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है मीडियम में, और इसलिए साउंड आपको काफी तेजी से सुनाई देता है। तो देखिए रेजोनेंस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर समझा देता हूँ। ये जो रेजोनेंस वाला पॉइंट है याद रखिएगा, रेजोनेंस में आपका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा लार्ज होगा, और एम्पलीट्यूड ज्यादा लार्ज होने की वजह से एनर्जी भी बहुत ज्यादा सेंड होगा मीडियम में, और उसकी वजह से लाउड साउंड आपको सुनाई देता है, ठीक ना। यानी कि एक क्वेश्चन रीजनिंग कह सकता है, एट रेजोनेंस अ लाउड साउंड इज हर्ड, गिव रीजन।
तो क्या लिखोगे, बिकॉज द बॉडी वाइब्रेटिंग विद अ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड सेंड्स फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द मीडियम। समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको रेजोनेंस रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें था वो सारा कुछ बता दिया कि आपका रेजोनेंस क्या है, ये स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का। इसके अलावा आपका रेजोनेंस होता क्या है, तो जब आपका पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस केस में आपका ये जो बॉडी है वो ग्रेट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू करता है, उस फेनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस। उसके बाद आपका लार्ज एम्पलीट्यूड वाले वाइब्रेशंस को रेजोनेंट वाइब्रेशन बोलते हैं। और रेजोनेंस का जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स पर। जब n बराबर f है तो रेजोनेंस होगा और एम्पलीट्यूड आपका लार्ज होगा, और जब n बराबर f नहीं है यानी n ग्रेटर देन f है या लेस देन f है उस केस में रेजोनेंस नहीं होगा और बॉडी में केवल फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा। फिर रेजोनेंस का कंडीशन यही है कि पीरियोडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, उस केस में आपका रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस में लाउड साउंड आपको सुनाई क्यों देता है, क्योंकि आपका बॉडी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है तो मीडियम में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है आपका जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे रेजोनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया। तो आप देख सकते हैं आपका बुक का ही लैंग्वेज है लेकिन उसमें मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है और इसको मैंने प्रेजेंट अपने तरीके से किया है ताकि आपको समझ में चीजें आए। ठीक है ना। ओके चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पर आते हैं जो कि आपका बेस्ड है रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फॉर्क, है ना, यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क पर बेस्ड है। यानी ट्यूनिंग फॉर्क में रेजोनेंस कैसे आपका प्रोड्यूस होगा। तो आपका देखिए मैंने आपको बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए आपका किस पर बेस्ड है, ट्यूनिंग फॉर्क पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क बी है। इन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को एक साउंड बॉक्स पे रखा गया है, माउंट किया गया है। ये साउंड बॉक्स मैंने इसका नाम पी दिया है, इस साउंड बॉक्स का नाम मैंने क्यू दिया है। ठीक है। अब हो क्या रहा है देखिए, जैसे ही क्या करोगे इस ट्यूनिंग फॉर्क ए को, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, तो मैंने ट्यूनिंग फॉर्क ए को लिया और रबर पैड पर स्ट्राइक किया तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, इसमें बॉडी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। और उसके बाद इसको क्या करना है, इस ट्यूनिंग फॉर्क ए को इस साउंड बॉक्स के ऊपर रख देना है। ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो है एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, आपका जो पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी है और बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाते हैं। वहां पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और उन रेजोनेंस में क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा होगा और आपका जो है उस केस में लाउड साउंड आपको सुनाई देता है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने स्टूडियो फॉर्क ए को रखा तो क्या हुआ, ये कम्युनिकेट करेगा दूसरे साउंड बॉक्स के साथ और ये जो ट्यूनिंग फॉर्क बी है ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया है। देखिए, द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस फोर्स्ड वाइब्रेशन इन द एयर कॉलम ऑफ इट्स साउंड बॉक्स। यानी जब आपने ट्यूनिंग फॉर्क ए को रबर पैड पे स्ट्राइक किया था तो उसमें क्या हुआ था, बॉडी वाइब्रेट करना शुरू किया। तो जो वाइब्रेशंस आपका ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूस कर रहा है वो किस टाइप का वाइब्रेशंस है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस है। ठीक है ना। ओके चलिए तो यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, these vibrations are of large amplitude because of large surface area of the air in the sound box। अब ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है फोर्स वाइब्रेशन, इसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा लार्ज है। क्यों, क्योंकि जो साउंड बॉक्स में जो एयर है उसको सरफेस एरिया काफी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। दे आर कम्युनिकेटेड टू द साउंड बॉक्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क बी। और ये क्या करेगा, जो दूसरा साउंड बॉक्स है ना, उसके ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ये कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करने का मतलब यही है एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक ना। ओके, जिसकी वजह से ये भी जो है ट्यूनिंग फॉर्क बी भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। द एयर कॉलम ऑफ बी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क ए। तो इसका मतलब जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क बी है ये भी आपका वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, किस फ्रीक्वेंसी के साथ, जो ट्यूनिंग फॉर्क ए का होगा। सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन इज द सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क बी। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है इस वाइब्रेशन का वो सेम है, किसके बराबर, फॉर ट्यूनिंग फॉर बी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। यानी वही चीज आ गई आपका कि जैसे ही हम पीरियोडिक फोर्स लगा तो पीरियोडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर हो गया, आपका ट्यूनिंग फॉर्क बी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका रेजोनेंस हुआ और बॉडी जो है वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। The two sound boxes help in communicating the vibrations and increasing the amplitude of vibrations। तो आपका ये दोनों साउंड बॉक्स जो है एक दूसरे को हेल्प कर रहा है कम्युनिकेट करने में, है ना, ताकि जो है एम्पलीट्यूड आपका बढ़े वाइब्रेशंस का और आपका लाउड साउंड सुनाई दे। ठीक है। चलिए एकदम सिंपल भाषा में वापस समझाता हूँ। देखो इसमें करना क्या है, इसका नाम है रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फॉर्क।
इसमें हमें ये करना है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क ए लेना है, उसको साउंड बॉक्स पी पे रखना है, और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क बी लेना है, इसको हमने साउंड बॉक्स क्यू पे माउंट कर दिया है। ठीक है, अब आप दोनों ट्यूनिंग फॉर्क में से कोई भी एक ट्यूनिंग फॉर्क को ले सकते हो। ठीक, अब मैंने मान लिया ट्यूनिंग फॉर्क ए लिया, दोनों का फ्रीक्वेंसी शुरू में सेम ही है, यानी दोनों ट्यूनिंग फॉर्क जो हमने लिया है आइडेंटिकल लिया है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो मैंने ट्यूनिंग फॉर्क ए को लिया और इसको रबर पैड पे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा। जैसे ही आप वाइब्रेट करना शुरू कर दे, अब इसको क्या करना है, साउंड बॉक्स पी पे रख देना है। अब क्या होगा, इसमें फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, साउंड बॉक्स एक पी के अंदर जो एयर है उसके अंदर फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और ये वाइब्रेशन जो है साउंड बॉक्स क्यू के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका फोर्स वाइब्रेशन का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस ट्यूनिंग फॉर्क बी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही हमने पढ़ा है कि जब पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाता है, उस केस में कौन सा फिनोमेनन होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस का एम्पलीट्यूड क्या होगा, काफी ज्यादा लार्ज होगा, उस फोर्स वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा लार्ज होगा, और उस केस में एनर्जी का भी ट्रांसफर बहुत ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। ठीक ना, समझ में आया अच्छे से? तो ये मैंने अपने तरीके से आपको बहुत अच्छे समझा दिया है, एक बार और समझ लीजिए, ये आपका तीसरी बार है, ठीक से समझ लीजिए। देखिए, एक ट्यूनिंग फॉर्क मैंने ए लिया, जिसको मैंने साउंड बॉक्स पी पे रखा है, और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क मैंने बी लिया है, उसको मैंने साउंड बॉक्स क्यू पे रखा है। ठीक है, अब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क ए और ट्यूनिंग फॉर्क बी दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया है। अब करना क्या है कि जो फर्स्ट वाला ट्यूनिंग फॉर्क है या सेकंड वाला, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, मैंने ए लिया चाहे बी लिया, कोई भी आप ले सकते हैं। तो उसको मैंने लेने के बाद रबर पैड पे करके स्ट्राइक किया, तो क्या होगा, ट्यूनिंग फॉर्क आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जैसी वाइब्रेशन इसमें आ जाए तो क्या करना है, आपको इसको साउंड बॉक्स पी पे रख देना है। रख दिया, अब क्या होगा, साउंड बॉक्स पी के अंदर जो एयर है मौजूद, उसमें फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और ये फोर्स वाइब्रेशन कम्युनिकेट करेगा, है ना, किसके साथ, साउंड बॉक्स क्यू के साथ। और उसकी वजह से ये जो फोर्स वाइब्रेशन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इसका जो आपका मतलब जो मैंने बताया फ्रीक्वेंसी, वो इक्वल होगा इस ट्यूनिंग फॉर बी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, और इस केस में रेजोनेंस होगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड भी काफी ज्यादा लार्ज है, और एम्पलीट्यूड लार्ज है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आपको सेंड होता है, और उसकी वजह से लाउड साउंड आपको सुनाई देगा। वही चीज मैंने बताया है, और वही चीज यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। समझ में आ गया? चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ट्यूनिंग फॉर वाला, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या बोलता है, फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशंस ऑफ पेंडुलम्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग पेंडुलम्स का देखेंगे, पेंडुलम्स के केस में रेजोनेंस कैसे होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर फिगर, सबसे पहले यहाँ पर आपका एक पीक्यू एक इलास्टिक सपोर्ट है, जिसको हमने एग्जांपल में रबर स्ट्रिंग लिया है, और यहाँ पर 4 पेंडुलम है, एक है पेंडुलम ए, एक है पेंडुलम सी, एक है पेंडुलम बी, और एक है पेंडुलम डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, पेंडुलम ए और पेंडुलम बी, इन दोनों के लेंथ को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। देखिए, तो इस केस में पेंडुलम ए और पेंडुलम बी दोनों का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा, ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम पेंडुलम डी की बात करें, तो जो पेंडुलम डी है वो आपका ए और बी दोनों से बड़ा है, यानी पेंडुलम डी सबसे बड़ा है, तो इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा ए और बी से कम होगा। ये ध्यान रखिएगा, पेंडुलम डी का लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए और बी से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम पेंडुलम सी की बात करें, तो ये सबसे छोटा पेंडुलम है, ए और बी से छोटा है, तो इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा ए और बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था, आपका रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस आपका तब होता है जब पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी और बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाए, तो उसी केस में होगा। तो अब आप सोच के बता सकते हैं कि सी और डी में केवल और केवल फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा, यहाँ पर आपका रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखिए ना, इसका लेंथ कम है, तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए और बी से क्या है, ज्यादा है, इसका लेंथ ज्यादा है, तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए और बी से क्या है, कम है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम हो जाए या आपका जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए, तो उस केस में केवल फोर्स वाइब्रेशन होता है, वहां पर आपका रेजोनेंस नहीं होता है। तो रेजोनेंस किस में होगा, ए और बी में होगा, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है ना, तो यही पर रेजोनेंस आपको होने वाला है, किसमें, ए और बी में। क्लियर? चलिए अब इसी को डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या किया गया,
पेंडुलम ए इज सेट इनटू वाइब्रेशन बाय डिस्प्लेसिंग इट्स बॉब टू वन साइड। तो हमने इसको वाइब्रेशन में लाने के लिए पेंडुलम ए को मैंने वाइब्रेशन में लाया, सबसे पहले इसको अपने पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। और ये फोर्स वाइब्रेशन क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा सबको, बी को भी, सी को भी और डी को भी, ठीक ना। तो वहीं पर आपको यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब आगे देखिए, pendulum B also starts vibrating initially with a small amplitude and ultimately it acquires the same amplitude as pendulum A initially had। तो जैसे ही आपने पेंडुलम ए को क्या किया, डिस्प्लेस किया अपने पोजीशन से, तो पेंडुलम बी भी जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक ना। जिसका शुरू में तो एम्पलीट्यूड कम होगा, है ना, ओके। और जो एम्पलीट्यूड है ए का बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम बी बिकम्स मैक्सिमम, द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम ए बिकम्स मिनिमम बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ एनर्जी बाय देम एंड वाइस वर्सा। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पेंडुलम बी का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, तो पेंडुलम ए का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा, एनर्जी ट्रांसफर करने की वजह से। देखो कहने का मतलब ये कि मैंने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये क्या करेगा, पेंडुलम में वाइब्रेशन लाएगा, तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और इसका मिनिमम। और फिर क्या करेगा, ये वापस डिस्प्लेस होकर ए से टकराएगा, तो उस केस में ए का जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और बी का क्या, मिनिमम, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। The vibrations of pendulum B are in phase with those of A। तो पेंडुलम B और पेंडुलम A दोनों का जो वाइब्रेशंस है वो सेम फेज में होगा, ठीक है। The pendulum C and D also vibrate, but each of them vibrate with a very small amplitude। पेंडुलम C और पेंडुलम D ये भी वाइब्रेट करेंगे, यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन केवल होगा और इसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं रेजोनेंस वाला पॉइंट पर। द पेंडुलम सी एंड डी रिमेन इन द स्टेट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। जैसा कि मैंने बताया कि पेंडुलम सी और पेंडुलम डी किस में होगा, फोर्स वाइब्रेशन में होगा। When pendulum B comes in the state of resonance, हाँ, because the natural frequency of pendulum B is equal to the that of A। यानी कि पेंडुलम C और D तो आपका फोर्स वाइब्रेशन में होगा, जबकि आपका यहाँ पे वेन नहीं है, वाइल होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे वेन नहीं होगा, वाइल होगा, यहाँ पे सुधार लीजिए, यहाँ वाइल होगा, वाइल, ठीक है। जबकि जो पेंडुलम बी है वो आपका रेजोनेंस में होगा, है ना, क्योंकि उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो पेंडुलम ए के फ्रीक्वेंसी की क्या होगा, बराबर होगा। तो इस केस में आपका क्या होगा, पेंडुलम ए और बी में रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा। और आखिरी पॉइंट देखिए, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द पेंडुलम ए आर कम्युनिकेटेड एज फोर्स वाइब्रेशन टू द अदर पेंडुलम बी, सी एंड डी थ्रू अ रबर स्ट्रिंग पी क्यू। तो आपका जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ पेंडुलम ए में, ये वाइब्रेशन आपका कम्युनिकेट करेगा जो है पेंडुलम बी, सी और डी सबके साथ, किसके थ्रू, रबर स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। तो चलिए ये मैंने आपको डिटेल में समझा तो दिया है, लेकिन अब हम आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट्स पर जो आपको दिमाग में रखना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये एक इलास्टिक सपोर्ट है जो कि रबर स्ट्रिंग का है, जिसका नाम मैंने पी क्यू दिया है। टोटल 4 पेंडुलम है, एक है पेंडुलम ए, एक है पेंडुलम बी, एक है पेंडुलम सी और एक है पेंडुलम डी। सिंपल पेंडुलम्स है, ठीक है। अच्छा आप देख सकते हैं जो पेंडुलम ए है और पेंडुलम बी है, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। दोनों का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा वो भी सेम होगा। पेंडुलम डी की बात करें, ये सबसे लंबा पेंडुलम है, ठीक है। इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा ए और बी से कम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेंडुलम सी की, ये सबसे छोटा पेंडुलम है, इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ए और बी से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, पेंडुलम ए को क्या किया, वाइब्रेशन में लाया, तो क्या होगा, आपका फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि आपका सी बी डी सब में जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या देखिएगा, रेजोनेंस केवल और केवल बी में होगा। इसमें क्यों होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो क्या होता है, जैसे ही मैंने इसको सेट किया, तो जो पेंडुलम ए का है इसका एम्पलीट्यूड कम होगा और पेंडुलम बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एनर्जी शेयर होने की वजह से, ठीक ना। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना, पेंडुलम बी का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, फोर्स वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी के, जिसकी वजह से रेजोनेंस होगा और यहाँ पे लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। और लार्ज एम्पलीट्यूड से आपका बॉडी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। लेकिन पेंडुलम सी और पेंडुलम डी में क्या होगा, यहाँ पर केवल और केवल फोर्स वाइब्रेशन होगा, यहाँ पर आपका जो है रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, देखिए समझिए अच्छे से। सबसे पहले आपको पेंडुलम ए सी बी डी में से कुछ भी दे सकता है, आगे पीछे किसी को भी कर सकता है, ठीक, नाम भी कुछ भी लिख सकता है। आपसे पहले बोलेगा इनमें से कौन सा पेंडुलम का लेंथ सेम है,
है ना, तो ए और बी का सेम है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछेगा तो दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि सी आपका सबसे शॉर्टर है, जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए और बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। डी जो है सबसे लंबा पेंडुलम है, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए और बी से क्या होगा, कम होगा। अब इसमें ये पूछेगा कि इसमें आपका केवल और केवल फोर्स वाइब्रेशन होगा, तो पेंडुलम सी और पेंडुलम डी में केवल और केवल फोर्स वाइब्रेशन होगा। रेजोनेंस किस पेंडुलम में होगा, तो ए और बी में होगा। रेजोनेंस क्यों होगा, तो देखिए मैंने लिखा है, देखिए pendulum B comes in the state of resonance because the natural frequency of pendulum B is equal to that of A। यानी कि पेंडुलम बी का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ए के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। इस वजह से क्या होगा, आपका रेजोनेंस होगा। ठीक है ना, ओके, यही चीज मैंने आपको बताया है। बाकी सारा जो बातें हैं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है ना, ओके, नहीं समझ आया एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने देखिए फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पे एक हमारा इलास्टिक सपोर्ट है जो कि रबर स्ट्रिंग का है। चार पेंडुलम है, पेंडुलम ए, पेंडुलम बी, पेंडुलम सी और पेंडुलम डी। पेंडुलम ए और पेंडुलम बी का लेंथ हमने सेम रखा है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आपका सेम होगा। पेंडुलम सी की बात करें तो ये सबसे छोटा पेंडुलम है, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए और बी से ज्यादा होगा। पेंडुलम डी की बात करें, इसका लेंथ सबसे ज्यादा है, तो ए और बी से नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा, कम होगा। तो सी और डी में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपका कम और ज्यादा है, तो इसमें केवल केवल क्या होगा, फोर्स वाइब्रेशन होगा। ए और बी का लेंथ सेम है, आपका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इसमें आपका रेजोनेंस होगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया, रेजोनेंस प्रोड्यूस करवाने के लिए केवल पेंडुलम ए को डिस्प्लेस किया गया अपने पोजीशन से। तो क्या होगा, पेंडुलम ए की वजह से एयर में फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और ये फोर्स वाइब्रेशन कम्युनिकेट करेगा सी के साथ भी, बी के साथ भी और डी के साथ भी। तो केवल बी में आपका क्या होगा, रेजोनेंस होगा, क्योंकि जो पेंडुलम बी है और पेंडुलम ए है दोनों का लेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। और रेजोनेंस होने का कारण है कि इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो रेजोनेंस होगा, और यहाँ पे लार्ज एम्पलीट्यूड इन दोनों का होगा। सी और डी में आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपका सेम तो है नहीं, यहाँ पर रेजोनेंस तो होगा नहीं, यहाँ पे केवल फोर्स वाइब्रेशन होगा और एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है ना, तो वही सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना, तो यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए ना। आप देखिएगा रेजोनेंस में क्या होता है कि आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, और एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो आपका लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, एनर्जी का ट्रांसफर सबसे ज्यादा होता है उस समय। ठीक है ना, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, पेंडुलम वाला आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पर आते हैं, जिसका नाम है रेजोनेंस इन एयर कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपका एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसको मैंने नाम दिया है ए, और यहाँ पर एक वेसल है, सिलिंड्रिकल वेसल, जिसका नाम है बी। इसको हम लोग रिजर्वोयर भी बोलेंगे। रिजर्वोयर हमने क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब ए है ये फिक्स्ड रहेगा, और ये जो रिजर्वोयर है ये आपका मूवेबल होगा। ठीक ना, और इन दोनों को आपको कनेक्ट किया गया है कॉमन ट्यूब से, जो आपका रबर ट्यूब है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये जो आपका रिजर्वोयर है इसी को हम लोग क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव कराएंगे, जिसकी वजह से आपका रबर ट्यूब के थ्रू वाटर जो है वो फिल होगा सिलिंड्रिकल ट्यूब में। ठीक है, तो ये आपका होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो लेंथ ऑफ एयर कॉलम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या, इसका सिंपल सा मतलब है कि एयर कॉलम का लेंथ अगर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और अगर एयर कॉलम का लेंथ जो है वो कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एयर कॉलम का लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अब एयर कॉलम का लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ के रखना है। ठीक ना, तो देखिए क्या होता है इसमें, by moving the reservoir up or down, the length of the air column in tube A can be changed, due to which the natural frequency of the air column of tube changes। यानी कि आप रिजर्वोयर को क्या करोगे, ऊपर नीचे मूव कराओगे। जब ऊपर नीचे मूव कराओगे तो उससे ट्यूब ए में जो पानी भरा हुआ है उसके, पानी तो भरा हुआ है, साथ ही साथ जो एयर कॉलम का लेंथ है उसमें आपका चेंज होगा। जब एयर कॉलम के लेंथ में चेंज होगा तो उसकी वजह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखिए सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ एयर कॉलम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आपका एयर कॉलम का लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और अगर एयर कॉलम का लेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो हमने रिजर्वोयर को मूव करा करके इसके फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा किया है। फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा किसकी वजह से हुआ, एयर कॉलम के लेंथ में कम ज्यादा होने की वजह से।
ठीक है, आगे देखिए, while performing the experiment the tube A is first filled with water up to the top, then a vibrating tuning fork is placed just above the mouth of the tube and level of water in it is gradually lowered. अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हमें करना ये है कि हमने ट्यूब ए को पानी से पहले भर दिया, रिजर्वोयर के हेल्प से भर दिया। अब एक क्या करेंगे, हम एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जस्ट ट्यूब के ऊपर ले जाएंगे, है ना, इसके ऊपर जस्ट रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होगा। तो आप देख सकते हैं, अब वाटर का लेवल कम होने से क्या होगा, वाटर का लेवल कम होगा तो जो एयर कॉलम है उसका लेंथ बढ़ेगा, तो एयर कॉलम का लेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। तो आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी कम हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका कम होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर देखिए, a loud sound is heard at a certain level of water. On further lowering the level of water in tube A, the loud sound ceases. But when the length of air column in the tube becomes 3 times the previous one, a loud sound is heard again. देखिए, जैसे आप ट्यूनिंग फॉर्क को इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के पास लाते हो तो जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा। तो फिर क्या होगा, आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि एक जगह पर आपको यानी सर्टेन लेवल ऑफ वाटर पे आपको जो है लाउड साउंड सुनाई देगा। लाउड साउंड सुनाई क्यों देगा, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस होगा, ठीक ना, क्योंकि उस केस में आपका ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है और आपका जो एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच कर जाएगा, वहां पर रेजोनेंस होगा, वहां पर लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा और जिसकी वजह से लाउड साउंड आपको सुनाई देगा। लेकिन फर्दर जब आपका वाटर का लेवल कम होते जाएगा तो फिर से क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी कब कम होते जाएगा, क्योंकि एयर कॉलम बढ़ते जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा, तो लाउड साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। फिर से क्या होगा, एक सर्टेन और जब वाटर का लेवल कम होगा, यानी कितना, पहले वाले से 3 गुना आपका हो जाए। देखिए लिखा हुआ है ना, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन द ट्यूब बिकम्स द प्रीवियस वन, यानी एयर कॉलम का लेंथ अब जो है पहले वाले से 3 गुना हो जाए, तो उस केस में फिर से आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, यानी फिर से रेजोनेंस आपका होने वाला है। वही मैंने बताया, द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क हेल्ड जस्ट अबव द माउथ ऑफ द ट्यूब ए प्रोड्यूस्ड फोर्स वाइब्रेशन इन द एयर कॉलम ऑफ ट्यूब ए। तो होता क्या है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग है यही आपका फोर्स वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है एयर कॉलम में। तो ये रेजोनेंस की वजह से होता है, क्योंकि एयर कॉलम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक ना। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर कॉलम एट अ सर्टेन लेवल ऑफ वाटर, तो या एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी आपका कैसे हम कम कर सकते हैं, आपका एयर कॉलम के लेंथ को जो है वो बढ़ा करके, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको समझा तो दिया है सारा कुछ, फिर भी एक बार समझा देते। देखिए यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या बताना है, रेजोनेंस यहाँ पर होगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेटअप तैयार करेंगे जिसमें आपका एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका नाम मैंने ए दिया है, और एक आपका सिलेंड्रिकल वेसल है जिसको हम लोग रिजर्वोयर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो रिजर्वोयर ये मूवेबल है और ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ये आपका फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड रहेगा, ये आपका मूवेबल होगा। इसके अंदर पानी भरने का काम कर रहे हैं हम लोग, जो वाटर को स्टोर करने का काम करें, यहाँ पर इसका नाम रिजर्वोयर, इसी को हम लोग मूव कराएंगे अप एंड डाउन, तो वाटर जो है इस रबर ट्यूब से होते हुए इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में जाएगा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका एयर कॉलम के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर एयर कॉलम का लेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और अगर एयर कॉलम का लेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क को पहले क्या करेंगे, वाइब्रेशन में लाएंगे, और वाइब्रेशन कैसे लाते हैं, रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे तो वाइब्रेट करने लगेगा, और जब ये वाइब्रेशन में होगा तो ट्यूनिंग फॉर्क को इस सिलेंड्रिकल वेसल के पास लाएंगे, तो क्या होगा, वाटर का लेवल आपका डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो फोर्स वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एयर कॉलम में, जिसकी वजह से वाटर का लेवल कम होगा। तो वाटर का लेवल कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा वाटर का लेवल ऐसा होगा जहां पर आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। लाउड साउंड वहां पर सुनाई क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने का कारण है कि एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो गया, तो लाउड साउंड सुनाई देगा कि वहां पर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा। फिर और धीरे धीरे वाटर का लेवल कम होते जाएगा तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होते जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो फोर्स वाइब्रेशन तो होगा लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा, तो लाउड साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। फिर से और वाटर का लेवल कम होते जाएगा तो फिर से एयर कॉलम का लेंथ अब जो है पहले वाले से 3 गुना जब हो जाएगा तो फिर से रेजोनेंस होगा। फिर से रेजोनेंस होने का कारण यही है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क का वो इक्वल हो जाएगा किसके, एयर कॉलम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, और आपका रेजोनेंस फिर से होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है ए, और यहाँ पर एक हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है बी।
ये एक रिजर्वोयर का काम करेगा क्योंकि इसमें हम लोग वाटर को स्टोर कर रहे हैं। ये आपका मूवेबल है और ये आपका फिक्स्ड रहेगा। यहाँ से हमने क्या किया, इसको अप एंड डाउन मूव करा करके रबर ट्यूब के थ्रू वाटर को पास करवाया सिलेंड्रिकल ट्यूब में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ ऑफ एयर कॉलम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस आपका फ्रीक्वेंसी आपका ज्यादा अगर है तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम है, और लेंथ ऑफ एयर कॉलम ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये ही कॉन्सेप्ट हम लगाने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया जो कि वाइब्रेशन में है। अब उस हमने वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को सिलेंड्रिकल वेसल के जस्ट ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा एयर कॉलम में, है ना? तो जिसकी वजह से वाटर का लेवल आपका कम होते जाएगा। तो वाटर का लेवल कम हो रहा है, कम हो रहा है, एक लेवल ऐसा आएगा वाटर का जहां पर आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। तो लाउड साउंड सुनाई क्यों दिया? क्योंकि वहां पर आपका लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हुआ, है ना? तो यानी रेजोनेंस वहां पर होगा। तो उस केस में रेजोनेंस होने का कारण आपको मैंने बता दिया, एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर से और वाटर का लेवल कम होते जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा। फ्रीक्वेंसी कम होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पर रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स वाइब्रेशन होगा। ठीक ना? और लाउड साउंड आपको सुनाई देना बंद कर देगा। फिर से और वाटर का लेवल कम होगा तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि एयर कॉलम का लेंथ जो है पहले वाले एयर कॉलम के लेंथ का 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो उस केस में फिर से रेजोनेंस सुनाई देगा, और जब रेजोनेंस सुनाई देगा तो उसका कारण फिर से वही है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, इसका मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है आपका एयर कॉलम का और ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाएगा। इस वजह से आपका रेजोनेंस फिर से होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, ये फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम का जो लेंथ का रिलेशनशिप याद रखना है ना? आपको लाउड साउंड कब सुनाई देता है, उस फेनोमेनन का नाम क्या है? तो रेजोनेंस नाम है। रेजोनेंस वाला कंडीशन आपको याद रखना है, रेजोनेंस कब होता है। ठीक है ना? लार्ज एम्पलीट्यूड आपका जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा, लाउड साउंड सुनाई देगा। लाउड साउंड सुनाई देना कब बंद कर देता है? जब एयर कॉलम का लेंथ कम होने लगता है। ठीक ना? तो ये सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। देखिए 3 एक्सपेरिमेंट है, मैंने हर एक्सपेरिमेंट को 3 3 बार आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। तो आप इसको समझिए अच्छे से और इसको रिवाइंड करके वापस आप देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक ना? आप लैंग्वेज में जाइए, आप मेन कॉन्सेप्ट पे जाइए। आपका लैंग्वेज मैंने बोला ही ऑलरेडी, आपका बुक का ही लगभग लैंग्वेज है, आपको मैंने समझाने का अच्छे से कोशिश किया है। ठीक ना? ओके, तो चलिए आप बुक अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा आपको बोरियत लग सकता है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चीजें ही है, समझने वाला चीज है। आपका रेजोनेंस वाला इसको अच्छे समझना है। ठीक ना? और जो चीज याद करने वाला डेफिनेशन वगैरह उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस इन आवर डेली लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे हमारे डेली लाइफ में रेजोनेंस का क्या एप्लीकेशंस है, रेजोनेंस कहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एग्जांपल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल आपका है रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स, और एक एग्जांपल आपका है रेजोनेंस इन अ ब्रीज। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है। ठीक ना? तो चलिए समझते हैं इसको बहुत अच्छे से। देखिए, when a vehicle is driven, the piston of the engine makes to and fro motion at a frequency depending upon the speed of the vehicle. इसका मतलब क्या है? जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो उस केस में जो गाड़ी के अंदर का जो इंजन है उसका पिस्टन आपका मूव करता है। किस फ्रीक्वेंसी पे मूव करेगा, किस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा, डिपेंड करेगा गाड़ी का स्पीड कितना है। ठीक ना? ओके, the vibration caused by the movement of the piston are communicated to all parts of the vehicle. अब आपका क्या होगा, इंजन का पिस्टन जब मूव किया तो उसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। अब ये वाइब्रेशन जो है वो कम्युनिकेट करेगा व्हीकल के सभी पार्ट से। एट अ सर्टेन स्पीड ऑफ द व्हीकल, some parts of the vehicle may have a natural frequency of vibration equal to the frequency of the to and fro movement of the piston. इसका मतलब क्या होगा, गाड़ी का एक स्पीड ऐसा होगा जिस स्पीड पर मशीन का यानी व्हीकल का जो पार्ट्स है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल हो जाता है पिस्टन के टू एंड फ्रो मोशन के फ्रीक्वेंसी के, है ना? तो उस केस में क्या होगा, एट दिस पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द व्हीकल that particular part or frame starts vibrating vigorously due to resonance and a rattling sound is heard. If this part is not tightly fixed, such vibration may cause the parts to drop out. अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि उस स्पीड पर आपका जो है वो पर्टिकुलर पार्ट या फ्रेम जो है वो आपका बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, है ना? क्यों? रेजोनेंस की वजह से, और एक रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। क्योंकि रेजोनेंस तभी आया जब आपका फ्रीक्वेंसी इक्वल हुआ।
किसका फ्रीक्वेंसी इक्वल हुआ, वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि आपका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, व्हीकल के पार्ट्स का, वो और आपका जो पिस्टन का फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर गया। ठीक है, तो अगर इस पार्ट को टाइटली फिक्स नहीं किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, वो पार्ट जो है वहां से निकल जाएगा। ठीक है, to stop this vibration the speed of the vehicle is changed so that the condition of resonance is disturbed। अब हम चाहते हैं कि इस तरह का वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो, रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं हो, आपका वो पार्ट बाहर नहीं निकले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हीकल की स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक ना, ओके, तो इससे रेजोनेंस का कंडीशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये बताया कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो इंजन का जो पिस्टन है वो आपका मूव करता है और उसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, व्हीकल का स्पीड क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो वो आपका क्या देखोगे, उस केस में जो आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो व्हीकल के सभी पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करता है, सभी दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो उस केस में आप क्या देखोगे, व्हीकल का एक स्पीड ऐसा होगा, उस स्पीड्स पर व्हीकल का जो पार्ट्स है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगा पिस्टन के टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से जो फ्रीक्वेंसी हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो उस केस में आपका क्या होगा, जो पर्टिकुलर पार्ट या फ्रेम वगैरह है वो बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, है ना, और वहां पर आपका रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा और रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। रेजोनेंस की वजह से रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने बताया है रेजोनेंस आपका कब होता है, जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो लार्ज एनर्जी आपको मिलेगा और लार्ज एनर्जी मिलने की वजह से लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी खट खट खटका का रैटलिंग साउंड आपको सुनाई देगा। ठीक ना, और अगर ये पार्ट या व्हीकल का कोई पार्ट वगैरह अगर टाइटली फिक्स नहीं है तो वो पार्ट वहां से निकल सकता है। तभी आपने मूवीज वगैरह देखा होगा कि कभी कभार गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देने से आप क्या देखते हो कि आपका वो मशीन का पार्ट नट बोल्ट वगैरह बाहर निकलने लगता है, तो वो रेजोनेंस की वजह से ही होता है। उसके बाद इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें गाड़ी के स्पीड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे रेजोनेंस इन अ ब्रीज। आपने देखा होगा जो हमेशा जो आर्मी के जो ग्रुप होते हैं, है ना, उनको हमेशा बोला जाता है जब आप सस्पेंशन ब्रिज पर जा रहे हैं तो उस समय आप मार्च को नहीं करें, वहां पर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करने के लिए कहा जाता है। बट इतना भी इनडिसिप्लिन नहीं होना है, थोड़ा सा आपको इनडिसिप्लिन होना होता है। क्या होना होता है, उनके स्टेप्स को ब्रेक करके चलना होता है उनको, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, when a troop crosses a suspension bridge the soldiers are asked to break the steps। इसका मतलब जब एक सोल्जर्स का जो एक टुकड़ा है जिसको हम लोग ट्रूप बोलते हैं, वो किसी सस्पेंशन ब्रिज को जब पार करता है तो उनको पहले ही कह दिया जाता है कि आप अपने स्टेप्स को ब्रेक करके चलें। ठीक है, the reason is that when soldiers march in steps, each soldier exerts a periodic force in the same phase and therefore the breeze executes the force vibration of frequency equal to the frequency of their steps। देखो सोल्जर्स की जो ट्रेनिंग दी जाती है बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाती है। अगर एक सोल्जर अगर दायां पैर आगे बढ़ा रहा है तो दूसरा सोल्जर भी दायां पैर आगे बढ़ाएगा, तीसरा भी दायां पैर आगे बढ़ाएगा, यानी कि सेम फेज में सब चलना शुरू करता है। तो उस केस में होगा क्या कि जब सोल्जर्स आपका स्टेप्स में चलते हैं तो हर सोल्जर जो है वो पीरियोडिक फोर्स सेम फेज में लगाएगा और उसकी वजह से ब्रीज में फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वो उनके स्टेप्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो फिर से फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक ना, तो देखिए नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेप्स बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रीज विल वाइब्रेट विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड ड्यू टू रेजोनेंस एंड द सस्पेंशन ब्रीज में कोलैप्स। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपका जो सोल्जर्स का स्टेप्स का फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाता है ब्रीज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो उस केस में आपका ब्रीज जो है बहुत ही लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा और रेजोनेंस की वजह से, और इसकी वजह से आपका सस्पेंशन ब्रिज जो है वो टूट सकता है, कोलैप्स होता है, हो सकता है। इस वजह से सोल्जर्स को हमेशा बोला जाता है कि अपने स्टेप्स को ब्रेक करके चले सस्पेंशन ब्रिज पर। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि जब एक आर्मी का टुकड़ी जो है वो सस्पेंशन ब्रिज को पार करता है तो उनको हमेशा ये बोला जाता है कि अपने स्टेप्स को ब्रेक करके चले। इसका सिंपल सा कारण है कि जब भी सोल्जर्स आपको मार्च करते हुए चलेंगे यानी स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो सेम पीरियोडिक फोर्स जो है वो सब के सब लगाएगा और जिसकी वजह से ब्रिज जो है वो फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा और उसका फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगा सोल्जर्स के स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी के। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, आपका जो है लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से जो सस्पेंशन ब्रिज है वो आपका कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक बार फिर से दोनों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया व्हीकल के बारे में कि जब एक व्हीकल हम लोग चलाते हैं तो उस केस में इंजन का पिस्टन आपका टू एंड फ्रो मूव करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, व्हीकल का स्पीड क्या है उस पर डिपेंड करेगा।
पहला पॉइंट समझ गए, ठीक ना। इसी में बताया कि उसी समय आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक ना, और ये मशीन व्हीकल के सभी पार्ट से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। एक स्पीड ऐसा होगा व्हीकल का जिस स्पीड पर जो पार्ट्स है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगा पिस्टन के मूवमेंट के फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पर रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा। और जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो उस केस में आपका कोई जो पार्ट है वो बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करेगा रेजोनेंस की वजह से, और रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। और हो सकता है कि अगर हम मतलब कहने का मतलब ये अगर वो पार्ट हमारा टाइटली फिक्स्ड वगैरह नहीं है तो पार्ट या फ्रेम वहां से निकल सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को चेंज करते रहते हैं, ठीक ना, ताकि रेजोनेंस का कंडीशन नहीं हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज में मैंने बताया कि जब आर्मी का टुकड़ी सस्पेंशन ब्रिज पे चलता है तो उनको हमेशा बोला जाता है स्टेप्स को तोड़ करके चले, वरना होगा क्या, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सेम फोर्स लगाएंगे पुल पर, जिसकी वजह से ब्रिज जो है फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, सोल्जर्स के स्टेप्स का। और उस केस में रेजोनेंस की वजह से आपका लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा और आपका सस्पेंशन ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। ओके, और इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क वाला जो मैंने आपको समझा दिया एक्सपेरिमेंट में ही, पेंडुलम वाला भी एक्सपेरिमेंट में ही समझा दिया है। तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट है रेजोनेंस वाला अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब आपका नेचुरल वाइब्रेशन, आपका डैम वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस सब मैंने अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। ओके, और मैं आपको एक बार और जरूर बोलना चाहूँगा आप सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर 2024। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ओके, सो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।